दिल्ली पहुंचेंगे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो सकती है। दिल्ली में दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो देखिए, आज दिल्ली आएंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। फडणवीस ने संगठन में काम करने की इच्छा जताई है। उन्होंने अपनी कल इस्तीफे की पेशकश भी की थी। पार्टी की जो महाराष्ट्र में परफॉर्मेंस रही उसको लेते हुए उन्होंने जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की और कहा कि संगठन के लिए काम करूंगा। लोकसभा चुनाव में खराब नतीजों की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। तो देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली आएंगे। डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हो सकती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इनसे मुलाकात हो सकती है। दोनों नेताओं की दिल्ली में मुलाकात की बातें कही जा रही हैं। फडणवीस ने संगठन में काम करने की इच्छा जताई है। हार को लेकर के पार्टी का महाराष्ट्र में जो प्रदर्शन रहा उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली थी और अब इसी संदर्भ में माना जा रहा है कि वो दिल्ली आएंगे और जेपी नड्डा से अपनी इस फैसले को लेकर के बातचीत कर सकते हैं। भले ही पीएम मोदी तीसरी बार देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी के मन में बड़ी कसक है। बीजेपी ने 7वें चरण के चुनाव प्रचार के दौरान मिशन 400 का नारा दिया था, लेकिन बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई और इसकी बड़ी वजह कई प्रमुख राज्यों के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी का फीका प्रदर्शन होना है। महाराष्ट्र में बीजेपी का फ्लॉप शो देखने को मिला। बीजेपी यहां सिर्फ 9 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई, जबकि बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब इस प्रदर्शन का असर महाराष्ट्र की सियासत में दिखने लगा है और बीजेपी के दिग्गज नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की है। महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के साथ चुनावी गठजोड़ किया था। साल 2019 के संसदीय चुनाव में बीजेपी का शिवसेना के साथ चुनावी गठजोड़ था। उस वक्त शिवसेना का विभाजन नहीं हुआ था। देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर भी जनता का आभार जताते हुए कहा कि जनता ने पंडित नेहरू के बाद एक बार फिर से पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनने का मौका दिया है। वहीं इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन को जितनी सीटें मिली हैं उतनी तो सिर्फ बीजेपी को मिली है। इस बार हमारे वोट बहुत थोड़े घटे हैं। बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं। बीजेपी को 27.84 थे, इस बार 26.17। और वहीं अगर हम कांग्रेस का विचार करें तो कांग्रेस को 2019 में 16.41 वोट थे और एक सीट मिली थी। 16.41 से इस बार उनका प्रतिशत हो गया 17, यानी ½ % बढ़ा। सहयोगियों के समर्थन से एनडीए के केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस बार सीटों के खेल में बीजेपी काफी पीछे रह गई है और उसे इस बार सरकार बनाने के लिए सहयोगियों का मुंह देखना पड़ा है। और इसकी बड़ी वजह महाराष्ट्र भी है, जहां बीजेपी की प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई और अब इसी प्रदर्शन को लेकर जहां विपक्ष हमलावर है, तो वहीं बीजेपी के अंदर भी सियासी तूफान मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मेरे साथ आंचल तिवारी लाइव जुड़ गई हैं। आंचल का रुख कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि देवेंद्र फडणवीस तो ठीक है यहाँ पर जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत यहाँ से कहाँ जाती नजर आ रही है और किस तरीके से अब भले ही एनडीए की सरकार बनी जा रही है, लेकिन अंदर प्रेशर रहेगी क्योंकि सहयोगी दलों का यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में क्योंकि बीजेपी को बहुमत नहीं मिली है, इसके सियासी मायने क्या हैं? आंचल, सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ रहे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। कल ही उन्होंने हार और कम जो सीटें आई हैं उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की। पार्टी का जो अंदरूनी मन है देवेंद्र फडणवीस के इस फैसले को लेकर, अगर आपने उसे टटोला हो, क्या लगता है? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है उसके बाद खुद देवेंद्र फडणवीस जो कि डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने जिम्मेदारी तो ले ली है, लेकिन जिस तरीके से आगे जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ होता नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो ज़मीनी स्तर पर उतर कर काम करेंगे। सबसे
पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से नए नए चेहरे बीजेपी ने महाराष्ट्र में उतारे, बाकी राज्यों में उतारे, उसका भी कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान हुआ है। फिर चाहे वो मुंबई की 6 लोकसभा सीट हो या फिर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें हैं, सब पर बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा इसलिए नहीं रहा है क्योंकि जिस तरीके से पार्टियों को तोड़ने का काम बीजेपी की तरफ से किया गया था महाराष्ट्र में, शरद पवार जो कि महाराष्ट्र के लिए एक सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं और आज भी हैं, ऐसे में अजित पवार को अपनी तरफ करना भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित हुआ है। ऐसे में इस पूरे चीज़ों का जो भरपाई है वो देवेंद्र फडणवीस करना तो चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता उनको पूरी तरीके से नकार रही है। जमीनी स्तर पर किसानों के मुद्दों पर भी बीजेपी पूरी तरीके से काम नहीं कर पाई। इस बात को कल खुद देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार किया है। ऐसे में अगर हम देवेंद्र फडणवीस के साथ ही साथ अपने उनके सहयोगियों दल की बात करें तो जमीनी स्तर पर जिस तरीके से काम किया जाना चाहिए था उस तरीके का असर नहीं दिखा है। इसके साथ ही अब खबर ये भी आ रहा है कि उद्धव ठाकरे कल उन्होंने इंडिया गठबंधन में हिस्सा नहीं लिया था। दिल्ली में कल बैठक हुई थी, उनकी तरफ से उनके जो प्रवक्ता है सांसद है संजय राउत वो जरूर पहुंचे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे वहां पर नहीं गए थे। अब कयास ये भी लगाया जा रहा है कि क्या वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जब 2019 में चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे, तब शिवसेना और बीजेपी दोनों साथ थे, लेकिन तब उस समय क्या हुआ था, जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदारी चाहिए था उद्धव ठाकरे को, तो उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ दिया था और राकांपा कांग्रेस के साथ आकर सरकार बना रही थी। ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से वो कल बैठक में नहीं शामिल हुए हैं, क्या वो एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। इस तरह की अटकलों का दौर जारी है। आंचल, यहाँ पर सवाल ये, अगर एनडीए में भी चले जाते हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, हालांकि अब महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य से थोड़ा ये वाइडर क्वेश्चन हो जाता है, क्षेत्रीय पार्टियों का रोल एनडीए में बड़ा हो गया है, उनकी भूमिका बड़ी हो गई है, तो ऐसे में मंत्रालयों को लेकर के मंत्री उनके कोटे से कितने बनाए जाएं, इसको लेकर के भी बीजेपी पर एक प्रेशर रहेगा। ऐसे में सरकार स्थिर कितनी रह सकती है, इसको लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब इंडिया गठबंधन ने तो कह दिया है कि फिलहाल उनकी तरफ से सरकार बनाने की दावेदारी पेश नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल, भले ही सरकार नहीं बनाने की दावेदारी पेश करने की बात इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से जनादेश ने बीजेपी को पूरी तरीके से नकारा है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की ही खामियां हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से संविधान बदलने की बात कही थी, 400 पार का जो नारा लगाया था वो जनता को रास नहीं आया था। कुछ जो लोग थे उन्होंने पूरी तरीके से बीजेपी को सपोर्ट किया है, लेकिन अगर कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा मराठी लोग हैं, ऐसे में पूरी तरीके से यहाँ पर उनको नकारा गया, कम वोटों से नकारा गया है। लेकिन आगे अगर मंत्रालय की बात करें तो कई महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जिस पर चर्चा होगी, और इसके बाद खुद देवेंद्र फडणवीस ने कल ये भी कहा है कि एक बार वापस मीटिंग होगी महाराष्ट्र में अजित पवार के साथ में, शिंदे गुट के साथ में, उसके बाद आगे जो भी फैसला है वो लिया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जो हलचल अभी नजर आ रहा है उससे यही कयास लगा सकते हैं कि अभी चाहे फिर वो इंडिया गठबंधन हो या फिर बीजेपी, दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और दोनों ही तरफ कुछ ठीक नहीं है। यहाँ देवेंद्र फडणवीस तो इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं आंचल, लेकिन ऐसा है नहीं कि सिर्फ बीजेपी ने महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन किया। खराब प्रदर्शन तो उत्तर प्रदेश में भी हुआ, जहां अयोध्या में राम मंदिर तक का निर्माण हुआ और वो हकीकत में बदला, बावजूद इसके मैंडेट बीजेपी के पक्ष में नहीं गया। और भी कई राज्य जहां बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। अब ऐसे में जब देवेंद्र फडणवीस एक पैरामीटर सेट कर रहे हैं इस्तीफे की पेशकश करके नैतिकता के आधार पर, बाकी तमाम पॉलिटिकल लीडर्स पर भी एक मॉरल ग्राउंड तैयार हो रहा है कि आप भी जिम्मेदारी लीजिए इस खराब प्रदर्शन का और नैतिकता के आधार पर आप भी इस्तीफे की पेशकश कीजिए। जी बिल्कुल प्रीति, अगर हम देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने पेशकश ज़रूर की है, लेकिन इतने बड़े पद पर रहते हुए वो अगर इस्तीफा दे रहे हैं और अगर उनके जो शीर्ष नेतृत्व है अगर वो स्वीकार करते हैं तो ये महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ी जो बुरी खबर है वो मानी जाएगी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि उनके इस्तीफा को जो शीर्ष नेतृत्व है वो स्वीकार करेगी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके जरिए, देवेंद्र फडणवीस के जरिए कहीं ना कहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जा सकता है। क्या
जिस तरीके से यूपी में बीजेपी ने 36 से कम वोटें ही हासिल की हैं, उसके वजह से उन पर दबाव बनाने की जो कोशिश है वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से किया जा रहा है, ये कह सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने भले ही पेशकश की है, लेकिन उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही जिस तरीके से महाराष्ट्र में प्रदर्शन खराब रहा है, अभी सितंबर और दिसंबर के बीच में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल, ऐसे में देवेंद्र फडणवीस अगर पद से हटा दिए जाते हैं तो फिर नेतृत्व को लेकर के और प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे और फिर सरकार बनाने की जो स्थिति आगे पैदा होगी उसमें भी पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी उनका विकल्प ढूंढना भी आसान नहीं होगा और महाराष्ट्र में अपनी पकड़ बीजेपी और खोती नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आंचल, विस्तार से तमाम स्थितियों का आकलन करने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।